सिटी हॉस्पिटल वार्ड के अंदर देवांशी बहुत सारी मशीनों से घिरी हुई थी और वहां बहुत सारे डॉक्टर भी खड़े थे जिन्होंने देवांशी को घेर रखा था। वह उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। देवांशी के चेहरे में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसके एक हाथ में विको लग गई थी और उसमें उसे बोतल्स चढ़ रही थी। वही बाहर शौर्य खाली आंखों से बस वार्ड के अंदर देखे जा रहा था। उसे देवांशी तो नहीं दिख रही थी, बस उसे वह सारे डॉक्टर ही दिख रहे थे जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। करीब आधे घंटे बाद वार्ड का दरवाजा खुलता है और सारे डॉक्टर उसे वार्ड के बाहर चले आते हैं। शौर्य सबको इग्नोर करके सीधा वार्ड के अंदर चला जाता है और देवांशी के पास बैठ जाता है। वह अभी भी अपनी खाली आंखों से देवांशी को ही देख रहा था। उसे एक अजीब से बेचैनी हो रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। वापस वह अपनी उन खाली आंखों से एकटक देवांशी को देखता रहता है। तभी उस वार्ड में कोई आ जाता है। किसी की आहट सुनकर शौर्य पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वह अपनी आंखें छोटी करके सामने खड़े शख्स को घूरने लगता है। सामने कोई और नहीं रिदांश और अर्चना खड़े थे और शौर्य रिदांश को अपनी आंखें छोटी करके और नहीं जा रहा था। रिदांश उसे इग्नोर कर देता है। अर्चना देवांशी को देखती हैं जिसके चेहरे पर मास्क ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसके हाथों में ड्रिप लगी थी जिसमें बोतल चढ़ रही थी। वह जल्दी से देवांशी के पास जाकर बैठ जाती है और देवांशी को देखने लगती है। देवांशी की हालत उसे बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। वह अस्पताल के कपड़ों में थी लेकिन उसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ गया था और उसके होंठ तेरे तरीके से सूखे हुए थे। देवांशी को देखकर अर्चना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह नम आंखों से देवांशी को देख रही थी। वह अपनी नजरें देवांशी से अलग करके शौर्य को देखते हुए बोलती है, भैया देवांशी को क्या हुआ है? वह ऐसे क्यों लेती है? क्या हुआ उसे? खुद के लिए अर्चना के मुंह से भैया सुनना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था लेकिन अर्चना से उसे एक अलग ही लगाव और अट्रैक्शन महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर अर्चना को लेकर कौन सी फीलिंग्स डेवलप हो रही है, लेकिन उसे अर्चना को लेकर एक अलग ही चीज महसूस हो रही थी। उस चीज को वह समझ नहीं पा रहा था। वही रिदांश जो एकदम देवांशी को देखा जा रहा था। पता नहीं उसे देवांशी का ऐसे इस हालत में देखकर बुरा लग रहा था। आज तक उसने देवांशी को कभी भी नहीं देखा था। आज उसने दूसरी बार उसने देवांशी को देखा था और उसको देखते ही उसने उसे हालत में देखा जिस हालत में कोई किसी को भी ना देखना चाहे। उसकी हालत देखकर रिदांश समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे देवांशी को देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था। रिदांश शौर्य के पास आकर उससे बोलता है, बाहर चलो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। शौर्य रिदांश को घूरने लगता है। शौर्य बोलता है, पर हमें तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। हमारे बिजनेस राइवल हो, वही रहो। बंद कर दो हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करना। अर्चना उन दोनों को देख रही थी। रिदांश एक बार फिर शौर्य से बोलता है, हमने तुमसे कहा ना, बाहर चलो, हमें तुमसे बात करनी है। रिदांश शौर्य का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए वार्ड से बाहर ले जाता है। अर्चना अभी भी एकटक देवांशी को देखे जा रही थी। रिदांश शौर्य को लेकर एक दूसरे खाली बोर्ड में ले आता है। वह धीमी मगर कड़क आवाज में बोलता है, तुमने क्या किया है अपनी बीवी के साथ? देखो, हम अच्छे से जानते हैं तुम्हारी बीवी के साथ यह सब ऐसे तो नहीं हुआ है। कुछ तो किया है तुमने। उसके साथ टॉर्चर किया है ना तुमने उसे? शौर्य रिदांश के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने हुए बोलता है, हमने तुमसे पहले भी कहा है और अब फिर बोलते हैं, ये हमारा मियाँ बीवी का मामला है। तुम बीच में इंटरफेयर ना करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वह हमारी बीवी है, हम उसके साथ को चाहे करे, इसीलिए तुम अपनी बीवी पर ध्यान दो। रिदांश के हाथों की मोतियां कस जाती हैं। उसे शौर्य के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वह खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, तुमने आज जो किया है ना, उसके साथ यह सब नहीं होना चाहिए, समझे? इतना बोलकर रिदांश वहां से उसे कमरे से बाहर चला जाता है। शौर्य अपने हाथों का पंच बनाकर दीवार में मारते हुए गुस्से में बोलता है, दर्द हो रहा है ना तुम्हें? यही तकलीफ देखना चाहते हैं हम तुम्हारी आंखों में। तुम इतना तड़पाएंगे लेकिन तुम पर डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। देवांशी को देख के तुम्हें तकलीफ हुई है ना, तो हम अपनी वाइफ को इतनी तकलीफ देंगे कि उसकी तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होगी और तुम्हें तकलीफ नहीं देख हमें सुकून मिलेगा। वो सुकून जो हम इतने सालों से तलाश कर रहे हैं, वह सुकून हमें मिलेगा। वही रिदांश उसे कमरे से निकलकर सीधे देवांशी के वार्ड में आ जाता है और अर्चना की तरफ देखते हुए बोलता है, चलो डॉक्टर से मिलने का टाइम हो गया है।
रिदांश अर्चना को लेकर वहां से बाहर चला जाता है और एक डॉक्टर के केबिन का गेट खोलकर उस केबिन के अंदर चला जाता है। अंदर एक लेडी डॉक्टर बैठे हुए थे, जो रिदांश अर्चना का ही इंतजार कर रहे थे। वह उन्हें देखकर बोलती है, आई एम मिस्टर एंड मिसेज ठाकुर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अर्चना और रिदांश उस लेडी डॉक्टर के सामने चेयर्स में बैठ जाते हैं और डॉक्टर अर्चना को देखते हुए बोलती है, मिसेज ठाकुर बताइए अब आपको कैसा फील हो रहा है। अर्चना बोलती है, अब हमें अच्छा फील हो रहा है, पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। फ्लैशबैक, सुबह से ही अर्चना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसे वॉमिटिंग हो रही थी। सुबह सुबह बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। उसकी हालत पूरी तरीके से खराब थी। उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी रिदांश कमरे में आता है। वह अर्चना से कुछ बोलने वाला ही होता है कि अर्चना तुरंत सीधे बाथरूम के अंदर भाग जाते हैं। वो बस वॉश बेसिन में बाथरूम में जाकर वॉमिट करने लगती है। रिदांश अर्चना को ऐसे देखकर वह भी उसके पीछे आ जाता है। अर्चना को ऐसे है वॉमिट करते देखता है तो उसके पास आने लगता है और उससे पूछता है, आपको क्या हुआ है। अर्चना अपना चेहरा पानी से साफ करने के बाद रिदांश को देखते हुए बोलती है, पता नहीं अब हमें क्या हुआ है। बस सुबह से ही वह मीटिंग हो रही है, कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। रिदांश उसे देखते हुए बोलता है, चलो अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं। इतना बोलकर वह अर्चना को अपने बाहों में उठा लेता है और सीधे सीडीओ से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए अपनी गाड़ी दौड़ा देता है। सुबह का वक्त था। ठाकुर हवेली में कोई भी नहीं था, इसीलिए किसी को भी अर्चना की तबीयत खराब होने का पता नहीं चला था। रिदांश की कार हवा से बातें करते हुए अपने मंजिल की ओर निकल पड़े थे। थोड़ी देर बाद उसकी कार एक अस्पताल के सामने आकर रुकती है। रिदांश अर्चना को कार से बाहर निकालता है और उसके हाथ पकड़कर उसे अस्पताल के अंदर ले जाने लगता है। वह लोग डॉक्टर के केबिन की तरफ ही जा रहे थे कि वहां पर एक वार्ड का दरवाजा खुला था, जहां पर अर्चना की नजर पड़ जाती है और उसे वार्ड में लेती देवांशी को देखकर उसके कदम अचानक ही उसे वार्ड के अंदर चले जाते हैं। रिदांश अर्चना को ऐसे वार्ड के अंदर जाते देखा है तो खुद उसके पीछे चला जाता है, क्योंकि उसने देवांशी को देख लिया था और जब भी वह देवांशी को देखा था उसके अंदर से एक अलग ही फीलिंग आती थी। उसे कुछ अलग सा महसूस होता था, जो उसे अभी तक समझ में नहीं आया था। फ्लैशबैक एंड डॉक्टर अर्चना को देखते हुए बोलते हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, बस आपने शायद कल रात कुछ ऐसा खा लिया था जो आपको सूट नहीं कर रहा था, जिस वजह से आपको वॉमिटिंग चालू हो गई है। अर्चना याद करने लगती है, उसने कल क्या खाया था तो उसे याद आता है। उसने थोड़ा सा आलू पोस्तो खा लिया था, जो उसे बिल्कुल भी सूट नहीं करते थे और उसने ध्यान नहीं दिया और उसे खा लिया। तभी उसे सुबह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वह न जाने खुद के ख्यालों में क्या क्या ख्याल ले आई थी। वह खुद से ही बोलती है, हे दुर्गा माँ, हम क्या सोच रहे थे और यहाँ तो क्या निकला। अच्छा हुआ जो हम सोच रहे थे वह नहीं हुआ, वह खुद से ही बोलती है। रिदांश उसे ऐसे किसी सोच में डूबा देख उससे बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम कहाँ खो गई। अर्चना जल्दी से अपने ख्वाबों से बाहर निकाल कर बोलती है, नहीं नहीं, हमें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। वह एक ही बात को बार बार बोल रही थी। डॉक्टर रिदांश का एक डिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं और बोलते हैं, इसमें कुछ दवाएं हैं, आपने दे दीजिए इन्हें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रिदांश उसे चिट्ठी को ले लेता है और डॉक्टर के केबिन से बाहर चला जाता है अर्चना को लेकर। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर हवेली, तारा डाइनिंग टेबल में सबके लिए नाश्ता लग रही थी। उसे अर्चना कहीं भी नहीं देखी थी और नाश्ता भी बन गया था और किसी को भी अर्चना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तारा को अर्चना की फिक्र इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि रिदांश अर्चना के साथ गया था, नहीं तो तारा अभी तक तो पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी। वह सबके लिए नाश्ता लगा रही थी। तभी वहां पर वह लड़का दोबारा से आ जाता है, जिसने उसे गिरने से बचाया था। तारा के पीछे खड़े होकर भूतों की तरह बोलता है, बेबी डॉल, व्हाट आर यू डूइंग। तारा पीछे मुड़कर उसे लड़के को देखते हुए बोलती है, फर्स्ट आई एम नॉट योर बेबी डॉल, सेकंड आपकी आंखें हैं या बटन आपको दिख नहीं रहा है, हम क्या कर रहे हैं। वह लड़का अपने चेहरे में मुस्कुराहट लाते हुए बोलता है, बिल्कुल जंगली बिल्ली की तरह। अब तो तारा भी अपने चेहरे में बड़ी सी मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, ये जंगली बिल्ली काटती भी बहुत जल्दी है और घुराती भी है। पंजा तो ऐसा जबरदस्त मरती है कि ऐसा पंजा की कोई मार ही नहीं सकता। वह लड़का फिर से मुस्कुराते हुए बोलता है, बहुत फनी है आप।
तारा चेहरे पर छोटी मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, नो आई एम नॉट फनी, आई एम वेरी सीरियस। वह लड़का मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है, बाय द वे आई एम विजय और आपका क्या नाम है? उसे हाथ मिलाते हुए बोलती है, तारा अर्चना की छोटी बहन। वह लड़का तारा से ऐसे ही हाथ मिलाते हुए बोलता है, वैसे मैं आपसे मजाक कर रहा था। तारा भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आपकी लाइन से आप मजाकिया काफी लगते हैं। देव जो ऊपर से नीचे आ रहा था, उसकी नजर तारा और विजय पर पड़ती है। इसे देखकर उसके हाथों की नसें उभर आती है और उसकी आंखें हल्की लाल हो जाती है। वह नीचे आते हुए तेज आवाज में बोलता है, आज हमें नाश्ता मिलेगा या फिर लोगों की बातों से ही हमें पेट भरना पड़ेगा। उसकी नजर अभी भी विजय और तर्क के हाथों में थी। तारा जल्दी से अपने हाथों को पीछे खींच लेती है और किचन में चली जाती है। विजय देव के पास आते हुए बोलता है, अरे यार, तेरा दोस्त इतने दिनों बाद तेरे से मिलने आया है और तू है कि ऐसी कड़वी बातें कर रहा है। वह देव की गर्दन में अपने एक हाथ डालते हुए बोलता है, यह देव उसे खुद से दूर करते हुए बोलता है, उस पर नजर मत डालना, उस पर नजर डालने वालों की हम आंखें नोच लेते हैं। विजय देव को देखते हुए बोलता है, मैं अच्छे से जानता हूँ, तेरा दिल कभी भी एक लड़की पर नहीं टिकता और उस लड़की के साथ मैं जरा सा फ्लर्ट भी कर लिया तो क्या ही दिक्कत है, तो इतना भड़क क्यों रहा है? तू आज तक तो ऐसे कभी भी नहीं भड़का। देव उसे घूर कर देखने लगता है। देव का हमेशा से ऐसा ही नहीं चलता। वह कभी खुश होगा तब सबसे बातें करता था तो कभी अचानक ही गुस्से में आ जाता था। विजय उसका सबसे अच्छा दोस्त था, इसलिए उसे देखकर ऐसे रिएक्ट करना उसकी आदत थी। देव उसे इग्नोर करके सीधे किचन की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। विजय उसे किचन की तरफ जाते देखे हुए खुद से ही बोलता है, चलो अच्छा है, छोटे ठाकुर साहब को किसी से सच्चा वाला शिद्दत वाला प्यार हो जाए। कब तक यह ऐसे हर लड़कियों के गले पड़ेगा? लगता है अब को प्यार हो गया है। मिस तारा ही अब तारा बनेगी, देव के जीवन का तारा जो उसके जीवन को चमका देगा। किचन के अंदर तारा किचन में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। उसे अचानक ही किसी की आहट खुद के पीछे महसूस होती है। तारा ध्यान नहीं देती और दोबारा अपने काम में लग जाती है। एक बार फिर उसे किसी की आहट खुद के पीछे महसूस होती है। वह मुड़कर देखते हैं जहां देव खड़ा हुआ था और गुस्से से ही उसे घूरे जा रहा था। तारा देव को ऐसे गुस्से में देखते हुए खुद से ही बोलती है, ये प्रोफेसर को क्या हो गया? यह इतने गुस्से में हमें में क्यों घूर रहे हैं? देव तारा की कमर में अपना हाथ डालकर उसे बिल्कुल एक झटके में अपने करीब सटा देता है। तारा देव के सीने से टकरा जाती है। वह अपना चेहरा ऊपर करके देव को देखने लगते हैं, जो अभी भी उससे बड़ी नजरों से उसे ही घूर रहा था। देव तारा के एक हाथ को पकड़कर मोड़ देता है और उसकी कमर से लगा देता है और उससे में अपने दांत भींचते हुए बोलता है, हाउ डेयर यू टॉक टू हिम? ठाकुर हवेली। देव ने अभी भी तारा के हाथ को मोड़ रखा था। तारा को अपने हाथ में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन देव उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपनी जलती निगाहों से लगातार तारा को घूरे ही जा रहा था। देव एक बार फिर अपनी कड़क आवाज में बोला, हाउ डेयर यू टॉक टू हिम एंड शेक हैंड्स विद हिम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे बात करने की और उससे हाथ मिलाने की? यू आर जस्ट माइन, आई वॉन्ट यू, इफ यू टॉक टू एनीवन बॉय देन यू हैव टू पे फॉर दिस। तारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि देव को क्या हो गया है। वो उससे इतनी अजीब बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? तारा कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती कि देव उसके होठों को अपने कब्जे में कर लेता है, बिना उसे वार्न किए, और लगातार उसके होठों को किस करने लगता है। वो लगातार उसके होठों को चूमे जा रहा था। देव के हाथ तारा की गोरी पतली कमर पर चल रहे थे। उसने तारा की कमर को बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था और लगातार उसकी कमर को दबाए जा रहा था, जिससे तारा को दर्द महसूस हो रहा था। देव तारा के होठों को लगातार चूमे ही जा रहा था। वो कभी उसके ऊपर वाले होठ को शक करता तो कभी लोअर लिप को शक करता। वो बार बार यही कर रहा था। वो कभी उसके अपर लिप्स को सक कर रहा था तो कभी लोअर लिप्स को सक कर रहा था। तारा को अपने होठों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि देव उसे किस करने के साथ साथ उसके होठों पर बाइट भी कर रहा था, जिससे तारा की आहें निकल रही थी, लेकिन वो वही उसके मुंह में ही अटकी रह जाती थी। तारा अपना मुंह नहीं खोल रही थी। देव बस उसके ऊपरी होठों को ही शक और बाइट कर पा रहा था। देव ने उसकी कमर को कस के दबा देता है, जिससे तारा की एक आह निकल जाती है। इस बात का फायदा उठाकर देव जल्दी से अपनी जीभ तारा के मुंह में इंटर कर देता है और उसकी जीभ में अपनी जीभ फंसा देता है। वो उसकी जीभ के साथ खेलने लगता है। देव कभी उसकी जीभ के साथ खेलता
तो कभी उसकी जीभ को शक करता। वह यही कर रहा था। कभी उसकी जीभ के साथ खेल रहा था, तो कभी शक कर रहा था और उसकी जीभ में बाइट भी कर देता है। देव का एक हाथ तारा की कमर में चल रहा था। वह तारा का हाथ पकड़कर ऊपर ले जाता है और गैस में चढ़े फ्राई पैन में उसका हाथ रख देता है। फ्राई पैन में तारा सैंडविच बना रही थी कि अचानक कि उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। इस चक्कर में वह गैस भी नहीं बंद कर पाती और देव ने इसी में तारा का हाथ रख दिया था। तारा की एक तेज चीख निकल जाती है, लेकिन देव उसके होठों को नहीं छोड़ता और वैसे ही उसकी जीभ के साथ खेलने लगता है। तारा की चीख उसके गले में ही अटक कर रह जाती है। उसे अपने हाथ में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन देव उसके हाथ को नहीं छोड़ रहा था। वह अभी भी उसके हाथ को उसी फ्राई पैन में रखा हुआ था और वह उसके होठों के साथ अब भी खेलते ही जा रहा था। वह अब दोबारा उसके होठों पर आ जाता है और उसे शक करने लगता है। अब तारा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी बदले में देव के होठों को काटने लगती है, लेकिन देव उसके होठों को काट नहीं रहा था, बस शक कर रहा था। 2 मिनट बाद देव तारा का हाथ उस फ्राई पैन से अलग करता है। तारा का हाथ पूरी तरीके से लाल पड़ गया था और वह बहुत ज्यादा जल गया था। उसमें तारा को बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। एक तो उसे अपने होठों में भी बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि देव अभी भी लगातार उसके होठों को शक किए जा रहा था। वो उसके ऊपर और लोअर होठों को बारी बारी से शक कर रहा था, लेकिन तारा को अपने हाथ में ज्यादा दर्द हो रहा था। वो सहन नहीं कर पा रही थी। देव तब भी तारा को नहीं छोड़ता है। करीब 5 मिनट बाद देव तारा के होठों को हल्का बाइट करके उससे दूर होता है। देव की नजर तारा के हाथ पर जाती है, जो पूरी तरीके से लाल हो गया था। देव तारा के हाथ को पकड़कर उसे सिंक की तरफ ले जाता है और सिंक का नल खोलकर उसके नीचे तारा का हाथ रख देता है। उस सिंक का ठंडा ठंडा पानी तारा के हाथों में पड़ रहा था। तारा को थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। उसे अपने हाथ में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, लेकिन उस ठंडे पानी के पड़ने से उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। वो एकटक देव को देखे जा रही थी। उसे देव बहुत ही अजीब लग रहा था। अभी उसने खुद ही उसके हाथों को जलाया था और अब खुद ही उसके हाथ में ठंडा पानी डाल रहा था। तारा देव को देखते हुए बोलती है, क्यों कर रहे हैं आप ये सब, क्यों दे रहे हैं हमें ये तकलीफ, दूर रहे हमसे। देव तारा के बिल्कुल करीब आकर एक बार फिर उसकी गोरी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से बिल्कुल सटा लेता है। अब उनके बीच में हवा तक निकलने का फासला नहीं था। देव तारा के चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा करके बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़के से बात करने की? आइंदा हम तुम्हें किसी भी लड़के से बात करते हुए ना देखें, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, देव राठौर की हो, डिजायर, यू आर माई डिजायर। तारा उसे अपने एक हाथ से दूर करते हुए बोली, आई एम नॉट योर डिजायर, डिजायर नहीं है हम किसी की, हमारा नाम तारा है, कोई डिजायर नहीं और तारा चक्रवर्ती कभी किसी की डिजायर नहीं बन सकती। देव अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, फिलहाल तो हमने तुम्हें इतनी सी सजा दी है, सिर्फ हाथ जलने की, वरना हम तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकते हैं और वैसे भी तुम हमारे घर में हो और तुम्हारे साथ कुछ हो भी जाए तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तारा अपनी आंखें फाड़े देव को ही घूरे जा रही थी। देव की नजर तारा के ब्लाउज पर पड़ती है, जो हल्का सा डीप था, जिससे उसकी क्लीवेज थोड़ी थोड़ी साफ दिख रही थी। तारा उसकी नजर खुद पर महसूस कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, कितने बदतमीज इंसान हैं आप प्रोफेसर, आपको शर्म नहीं आती अपने स्टूडेंट के साथ ऐसे करते हुए? भला कोई प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को ऐसी नजरों से देखता है और कोई किस करता है अपने स्टूडेंट को? देव उसके कान के बिल्कुल करीब आकर बोलता है, तुम हमें ऐसे देखने की बात करती हो, हमने तो तुम्हें पूरा का पूरा देखा है, डिजायर। तारा की आंखें हैरानी से फैल जाती है। देव की बात सुनकर वह खुद से ही बोलती है, क्या क्या बोला इन्होंने अभी, इन्होंने हमें पूरा का पूरा देखा है। देव आगे बोला, तुम्हारे सीने में वो जो बटरफ्लाई का टैटू है ना, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बट आई डोंट कॉल यू अ बटरफ्लाई, यू आर माई डिजायर, आई कॉल यू डिजायर, माई डिजायर। तारा कुछ सोचने लगती है। उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वो खुद से ही बोलती है, हाँ, उस दिन इन्होंने मेरी हेल्प की थी लाइब्रेरी में, तभी इन्होंने मेरा वह बटरफ्लाई टैटू देख लिया होगा। पर इनको शर्म नहीं आती एक लड़की से ऐसे बोलते हुए, प्रोफेसर है और हरकतें बिल्कुल मवालियों वाली। तभी उसे खुद के कानों में देव की आवाज सुनाई पड़ती है, जो बोल रहा था, अपनी वही पिंक शेड वाली लिपस्टिक लगाया करो, ये लिपस्टिक तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करती। तारा जल्दी से बोलती है, पर मुझे ये लिपस्टिक पसंद है, आई लाइक दिस रेड शेड लिपस्टिक। देव दोबारा बोलता है,
पर टेस्ट तो हमें करना है ना डिजायर, तो हमें जो टेस्ट पसंद आएगा वही आपको लगानी होगी। अब कल से आप वही पिंक लिपस्टिक लगाएगी जिस लिपस्टिक को लगाकर आपने फर्स्ट टाइम बिना हमारी मर्जी के हमें किस किया था, समझी? और अब हमने तुम्हें किस कर लिया एंड नाउ योर टर्न टू किस मी। वह अपने होठों को आगे बढ़ाकर बोलता है। तारा उसे घूरते हुए बोलती है, आप कितने बेशर्म इंसान हैं, हम क्यों आपको किस करेंगे, हम नहीं करेंगे आपको किस, चाहे आप जो भी कर ले। देव अपने फोन को अपनी जेब से निकालता है और तारा की तरफ उसे अजीब तरीके से घुमाते हुए बोलता है, तो ठीक है, पेनल्टी देने के लिए तैयार हो जाओ। जब हो कोर्ट में केस फाइल करेंगे कि तुमने बिना हमारी मर्जी के हमें किस किया है और वह केस हम जीते भी जाएंगे तो उसके लिए तुम्हें पेनल्टी तो देनी पड़ेगी ना। तारा उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। वो खुद से ही बोलती है, क्या प्रोफेसर एक किस के लिए कोर्ट में केस करेंगे? सीरियसली आजकल ना जाने कितने लोग कितनों को किस करते होंगे और ये है कि एक किस के लिए केस करना चाहते हैं। देव बोलता है, हाँ मैं एक किस के लिए केस करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने ये किस अपनी बीवी के लिए बचा कर रखी थी जो कि तुमने चुरा ली। अब किस चुराई है और जो कि हमारी बीवी की थी, तो अब पेनल्टी के तौर पर तुम्हें हमारी बीवी बनना पड़ेगा। तारा गुस्से से बोलती है, व्हाट रबिश, हम आपकी बीवी कभी भी नहीं, ये सिर्फ आपके ख्वाब में ही हो सकता है। देव अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाते हुए बोलता है, ख्वाब वही सच होते हैं जिसे हम देखते हैं डिजायर। वो अभी भी उस फोन को अजीब तरीके से घुमा रहा था। वो आगे बोलता है, तो ठीक है, फिर हम जाते हैं कोर्ट में केस फाइल करने। तभी उसके कानों में अर्चना की आवाज आती है, जो शायद अभी उस हवेली के अंदर आ रही थी। देव के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। देव तारा को देखकर मुस्कुराता है, जबकि तारा के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन झलक रहा था। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था देव की इन हरकतों से। तारा की ऐसी शक्ल देखकर उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, ये केस कोर्ट में फाइल करने के पहले हम जरा अपनी प्यारी भाभी को एक सबूत तो दिखा दे कि हम उनकी प्यारी बहन का केस कोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं और उन्हें भी तो पता चले उनकी जो प्यारी बहन है वो कॉलेज में क्या गुल खिलाती है पढ़ाई के नाम पर। वो चिल्लाते हुए बोलता है। भी उसके गले में ही अटक कर रह जाता है क्योंकि तारा ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए थे और धीरे धीरे उसे किस कर रही थी। उसे अपने हाथ में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, लेकिन उसे इस बात का डर था कि अगर अर्चना को उसकी कॉलेज में किस की गई हरकत का पता चल गया तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इसीलिए तारा देव को किस करने लगती है। करीब 2 मिनट बाद वो देव से दूर होती है। उन्हें अब किसी के कदमों की आहट किचन की तरह आती हुई महसूस हो रही थी। तभी वहां पर अर्चना आ जाती है। अर्चना उन दोनों को देखकर अंदर की तरफ आ जाती है। उसकी नजर तारा के हाथ पर पड़ती है, जिस पर देव आइस लगा रहा था और तारा उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी। अर्चना जल्दी से तारा के पास आती है। तारा का हाथ देव के हाथ से छुड़ाकर अपने हाथ में पकड़ते हुए फिक्र भरी आवाज भी बोलती है, तुम्हें क्या हुआ है और यह हाथ में चोट कैसे लगी, जला कैसे लिया ये हाथ? तारा अपना सर नीचे झुकाकर धीमी आवाज में बोलती है, हम सैंडविच बना रहे थे और हमारा हाथ गलती से फ्राई पैन पर लग गया और जल गया। बोलते हुए वो लगातार तिरछी नजरों से देव को घूरे जा रही थी। अर्चना उसे पर आइस लगाते हुए बोलती है, क्या तुम पागल हो गई हो? कभी किचन में नहीं जाती हो और जब किचन में जाती हो तो खुद को जलाकर ही बाहर निकलती हो। हमें अच्छे से पता है किचन में सिर्फ अपने हाथ या पैर को जलाने जाती हो, क्या जरूरत थी तुम्हें किचन में आने की? अर्चना बस उस पर लगातार बड़बड़ाए ही जा रही थी। तारा धीमी आवाज में एक बार फिर बोलती है, दीदी आप नहीं थी और हमें भूख लग रही थी, इसलिए हम आ गए थे। अर्चना तारा को प्यार से समझाते हुए बोलती है, अगर तुम्हें भूख लग रही थी तो किसी सर्वेंट से बोल देती, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? तुम किचन में नहीं आती हो, तुम्हें अच्छे से पता है, और 3 महीने से तुम हॉस्टल में थी, हॉस्टल में बनाना आता नहीं है और आ गई किचन में। तारा अपने कान पकड़कर उसे बोलती है, अच्छा दीदी माफ कर दो, सॉरी बोल रहे हैं हम, प्लीज माफ कर दो, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं आएंगे किचन में हम। तारा की बात पर अर्चना मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, चलो और पहले तुम्हारे हाथ पर दवाई लगा देते हैं। फिर वो देव की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगती है। देव बड़े ही प्यार से आराम से अर्चना से बोलता है, भाभी अपनी बहन से बोलो थोड़ा अपना ख्याल रखा करे, अभी हाथ चला लिया, उनका हाथ ठीक करना भी जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कॉलेज में डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, वह भी कपल डांस में। देव की बात सुनकर तारा हैरान होने लगती है। उसे देव को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अर्चना देव की बात सुनकर बोली,
क्या डांस कंपटीशन, वो भी कपल डांस। वो तारा को अपनी नजर छोटा करके घूरने लगती है। उसकी क्रिस्टल ब्लू आईज आंखें छोटी करने पर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अर्चना तारा की आंखों की ताबिश खुद पर महसूस करके बोलती है, दीदी ये सिर्फ एक कंपटीशन है। अर्चना उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलती है, कंपटीशन चाहे कुछ भी हो, तुम किसी लड़के के साथ डांस नहीं करोगी। हमारी बहन किसी भी लड़के के साथ डांस नहीं करेगी। पता नहीं वो कैसे लड़का होगा। फिर उसकी नजर देव पर एक बार फिर पड़ती है। वो देव को देखते हुए बोलती हैं, आप तारों के साथ इस डांस कंपटीशन में डांस कर लीजिएगा। फिर तारा को एक बार फिर देखते हुए बोलती है, हमें पता है, डांस तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें डांस बहुत ज्यादा पसंद है। हम तुम्हें डांस करने के लिए नहीं रोक रहे हैं, लेकिन पता नहीं जिस लड़के के साथ तुम डांस करो वो लड़का कैसा हो, तुम देव के साथ डांस करोगी। अर्चना के ये बोलने पर कि तारा देव के साथ डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी, तारा का मुंह बन जाता है। वो उसे घूरती हुई नजरों से देव को देखने लगती है। वही देव के चेहरे में एक तिरछी मुस्कुराहट तैर जाती है, जो तुरंत चली जाती है, जिसे न ही तारा देख पाती है और न ही अर्चना देख पाती है। देव बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह अपने चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत लाते हुए बोलता है, भाभी हम कैसे डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम तो उसकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ना, और कंपटीशन स्टूडेंट का है, प्रोफेसर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तारा देव की बात पर जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए बोलती है, हाँ दीदी कंपटीशन स्टूडेंट का है और प्रोफेसर्स थोड़ी ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये हमारे साथ कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। अर्चना तारा और देव को देखते हुए बोलती है, मास्क नाम की भी चीज होती है जो यहाँ मार्केट में मिलती है। देव आप मास्क लगाकर तारा के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। आप अपनी भाभी की इतनी छोटी सी ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकते हैं, करेंगे ना आप हमारी ये ख्वाहिश पूरी। देव जो कि यही तो चाहता था कि वो तारा के साथ कंपटीशन में डांस करे और कोई भी लड़का उसे नहीं टच करे और नहीं उसके आसपास आए। इसीलिए तो उसने अर्चना को डांसिंग कंपटीशन के बारे में बताया था, क्योंकि वो अपनी बहन को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव थी। वो अपनी बहन को किसी भी लड़के के पास नहीं देख सकती थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि यूनिवर्सिटीज में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का शिकार करके उन्हें छोड़ देते हैं, या तो कुछ लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है या फिर कुछ लड़कियां सुसाइड कर लेती है। वो अपनी और अपनी फैमिली की बदनामी नहीं करवा सकती। इसलिए अर्चना ने देव से दोनों को साथ डांस करने के लिए बोला, क्योंकि डांस ही तारा का पैशन है। उसका सपना है कि वह एक बहुत बड़ी डांसर बने। देव अर्चना के सामने बिल्कुल वही मासूम वाला चेहरा बनाते हुए बोलता है, ठीक है भाभी, आप बोल रही है तो हम डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे, सिर्फ आपकी खातिर। तारा उसे घूर कर देखने लगती है। अर्चना जो कि तारा के हाथों में आइस लगा रही थी, तारा को देखते हुए बोलते हैं, आप जाकर सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाए, हम लेकर आ रहे हैं नाश्ता। तारा अर्चना को देखते हुए बोलती है, दीदी आप पल पल में क्यों बदल जाते हैं, कभी आप हमें तुम बोलते हैं, कभी आप बोलते हैं, एक ही चीज पर अटकी रहिए ना। अर्चना तारा के सर पर हल्की चपत मारते हुए बोलती है, क्योंकि जब तुम ऐसी पागलों वाली हरकतें करती हो तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो हमारे मुंह से तुम्हारे लिए तुम निकलता है, और जब तुम प्यारी प्यारी बातें करती हो तो हमें तुम्हारे ऊपर बहुत प्यार आता, और जब हमें आप पर प्यार आता है तो हमारे मुंह से आप निकलता है। तारा अर्चना की बात पर अपना मुंह बनाते हुए अपने सर को सहलाते हुए बोलती है, दीदी इतनी क्यों मार दिया, ये बात आप आराम से भी तो बोल सकती थी। अर्चना उसे घुरकर देखने लगती है। तारा उसकी नजरों को खुद पर महसूस करते हुए बोलती है, अच्छा अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं बाहर बैठने, हमारे लिए हमारा नाश्ता जल्दी से बना दीजिए, फिर हमें यूनिवर्सिटी भी जाना है। इतना बोलकर तारा जल्दी से किचन से बाहर चली जाती है। वही देव अर्चना से बोलता है, भाभी जल्दी से नाश्ता बना दीजिए, हमें यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। अर्चना मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ हाँ बस 10 मिनट दीजिए, हम सबके लिए नाश्ता बनाते हैं और सबका फेवरेट वाला, चलिए आप भी जल्दी से जाकर बाहर बैठ जाए, फिर हम जल्दी से नाश्ता लेकर आते हैं। देव मुस्कुराते हुए बाहर चला जाता है, क्योंकि आज उसकी सारी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। पहले उसे तारा को किस करना, तारा से अपनी सारी बातें मनवाना, दूसरा तारा के साथ डांसिंग कंपटीशन में अब पार्टिसिपेट कर सकता था, और तीसरा उसकी प्यारी भाभी अपने प्यारे हाथों से उसके लिए उसका फेवरेट नाश्ता बनाएंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाती थी। वो बहुत ज्यादा खुश था। वो खुशी से बाहर आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल, वेदांशी को अब होश आने लगा था।
वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है। उसे पहले अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगता है। वो मुश्किल से अपनी आंखें अच्छे से खोलती है। खुद को एक अलग कमरे में मशीनों से घिरा हुआ देखकर वो एकदम से घबरा जाती है और फिर अच्छे से उस पूरे कमरे को देखती है। वो उसे अस्पताल का कमरा लग रहा था। वही शौर्य लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसकी नज़र देवांशी पर पड़ती है और देवांशी को देखते हुए बोलता है, उठ गए आप या फिर अभी आपको और आराम करना है? आपके चक्कर में हमारा पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो गया। शौर्य के मुंह से खुद के लिए आप सुनकर वह एकदम से शॉक हो गई थी। वह शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ शौर्य को देख रही थी, क्योंकि शौर्य हमेशा उससे तुम करके ही बात करता था। कभी उसने वेदांशी से आप कहकर बात नहीं करी थी। इसीलिए देवांशी का शौक होना लाजिमी था। देवांशी के चेहरे में अभी भी वो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसे अपने पूरे बदन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे कल रात की बातें याद आने लगती है। उन बातों को याद कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी आंखों के कोने से लगातार आंसू बह रहे थे। वो वैसे ही लेटी रहती है और शौर्य से कुछ नहीं बोलती। वही शौर्य देवांशी के कुछ न बोलने से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी बात दोबारा दोहराने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वो अपना लैपटॉप वहीं कॉफी टेबल पर रखकर सोफे से उठता है और अपने कदम देवांशी की तरफ बढ़ा देता है। शौर्य के बढ़ते कदमों की आहट सुनकर देवांशी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उससे शौर्य से नजरें भी नहीं मिलाई जा रही थी। उसकी आंखों में शौर्य के लिए जो मोहब्बत थी, वो अब नफरत में भर चुकी थी। उसे सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वह दोबारा सो गई है। शौर्य उसके करीब आकर उसके ऊपर पूरी तरीके से आकर उसके कानों में बोलता है, हमें पता है तुम उठ गई हो और हमारे सामने सोने का नाटक कर रही हो, तो तुम्हारा ये नाटक चलेगा नहीं। डॉक्टर से बोल दिया है तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर्स बनवाने के लिए, जल्दी ही तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर्स बन जाएंगे। फिर हम तुम्हें घर चलकर अच्छे से बताएंगे। इतना बोलकर शौर्य देवांशी से दूर हो जाता है। शौर्य की कई बातें देवांशी के कानों में गूंजने लगती हैं। उसे शौर्य से डर लग रहा था। उसके चेहरे पर पसीना बनने लगा था। वो एक वीआईपी वार्ड था जिसमें एस बड़ी ई भी लगी हुई थी, लेकिन वह एस बड़ी ई भी देवांशी के डर के आगे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। तभी उसे वार्ड में एक नर्स आती है और शौर्य को देखते हुए बोलती है, सर आपको डॉक्टर बुला रही हैं। शौर्य एक नज़र देवांशी को देखकर डॉक्टर की केबिन की तरफ चला जाता है। वो डॉक्टर के केबिन में बिना नॉक किए अंदर चला जाता है। डॉक्टर शौर्य को देखते हुए बोलती है, आइए मिस्टर रंधावा, आप ही का हम इंतजार कर रहे थे। शौर्य डॉक्टर के सामने बैठ जाता है। डॉक्टर शौर्य को बैठा देखकर बोलती है, देखिए मिस्टर रंधावा, आपकी बीवी का रेप हुआ है और अगर आपने उनके साथ जबरदस्ती की है तो इसे मैरिटल रेप कहते हैं। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि मैरिटल रेप में भी केस फाइल होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके ऊपर केस फाइल ना करें, तो आपको उनके साथ आराम से पेश आना होगा, क्योंकि ये आपकी 3 महीने की शादी में दूसरी बार हुआ है कि आप अपनी बीवी को अस्पताल लेकर आए हैं। आई नो, आपकी नई नई शादी हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एक ही बार में अपनी पूरी एनर्जी अपनी बीवी के ऊपर निकाल दे। हाँ, आप मर्दों में एनर्जी ज्यादा होती है, पर हर लड़की में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वह आपकी एनर्जी को झेल सके। तो आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी। तब भी हमने आपसे कहा था और आज फिर बोल रहे हैं, आप अपनी बीवी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी बीवी आपके साथ रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको अभी उन्हें टाइम देना चाहिए, और अगर आप टाइम देंगे तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है वह प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी और आपकी बीवी आपके साथ रिलेशनशिप बनाने में भी कंफर्टेबल होंगी। आप इस तरीके से उन्हें यहाँ लेकर आए थे। इतनी हैवानियत। शौर्य एकदम से खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो अपने हाथ वहां टेबल पर जोर से मारते हुए बोलता है, हो गया आपका लेक्चर कि आपको और लेक्चर देना है? ये हमारा और हमारी बीवी के बीच का मैटर है, तो आप लोग ज्यादा इंटरफेयर ना करें। आप जिस काम के लिए यहाँ हैं, आप वही काम करें। दिखाने आए थे हम अपनी बीवी को, दिखा दिया, हो गई उसकी ट्रीटमेंट। अब जल्दी से उसके डिस्चार्ज पेपर रेडी करिए, वरना शौर्य रंधावा बिना डिस्चार्ज पेपर से भी अपनी बीवी को यहाँ से ले जा सकता है और किसी में इतनी औकात नहीं कि शौर्य रंधावा को रोक सके। शौर्य रंधावा के काम में टांग अड़ाना मतलब मौसम में बदल जिंदगी जीना। इतना बोलकर शौर्य डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल जाता है। वो डॉक्टर शौर्य को जाते हुए देखते हुए खुद से ही बोलती है, शौर्य तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो अभी मेंटली डिप्रेस्ड है,
तुम्हारा ऐसे उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाना तुम्हारे और तुम्हारी बीवी दोनों के रिश्ते में सिर्फ दरार डालेगा। प्यार की जगह तुम्हारी बीवी तुमसे नफरत करने लगेगी। तुम अपने नफरत के आगे उसकी उस मोहब्बत को नहीं देख पा रहे हो। मुझे लगा था तुम्हारी जिंदगी में वो आएगी तो तुम्हारी जिंदगी में जो अकेलापन है वो तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाएगा। लेकिन तुमने तो एक मासूम लड़की की जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। तुमने उसकी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ अंधेरों की गहराइयों में भर दिया। शौर्य, तुमने मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की थी और तुम उसे बदले में उसे उसकी मोहब्बत क्यों नहीं दे रहे हो? सिर्फ और सिर्फ नफरत, दर्द क्यों कर रहे हो? शौर्य, तुम ऐसा मत करो। वो तुम्हारी जिंदगी को आबाद कर सकती है और तुम खुद के ही हाथों खुद की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। शौर्य देवांशी के वार्ड में आता है और देवांशी को अपनी बाहों में उठाकर लंबे कदमों से उसे वार्ड के बाहर ले जाता है। वो अपने लंबे लंबे कदम बढ़ा रहा था। वो जल्द से जल्द इस अस्पताल से निकलना चाहता था। वह अपने लंबे कदमों से उस अस्पताल के बाहर निकल आता है और देवांशी को कार की बैक सीट में बैठा देता है और खुद आगे जाकर ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है और कार ड्राइव करने लगता है। अभी भी शौर्य ने डिस्चार्ज पेपर नहीं फिल किए थे। वही अंदर शौर्य का असिस्टेंट नील डिस्चार्ज पेपर्स फिल कर देता है और वो भी उस अस्पताल से निकलकर अपनी कार में बैठकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर हवेली, रेदांश अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। अर्चना नीचे से ऊपर आती है। वो जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है, रेदांश को ऐसे इधर उधर बहुत सारी फाइल्स खोलते देखकर उसके पास आकर पूछता है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? रेदांश उसे कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप उस रूम की सारी ड्रावर्स खोलने लगता है। लेकिन वो जो ढूंढ रहा था उसे वो नहीं मिल रहा था। अर्चना भी चुपचाप जाकर बेड पर बैठ जाती है, क्योंकि रेदांश उसे कुछ बता ही नहीं रहा था। वो शांति से कुछ ढूंढने जा रहा था। अर्चना बस एक एकटक उसको देखती रहती है। करीब आधे घंटे बाद भी रेदांश जो ढूंढ रहा था उसे नहीं मिलता, तो वो अर्चना के पास आकर बोलता है, हमारी येलो फाइल कहाँ है, जो कल ही अनिरुद्ध दे करके गया था और हमने यही टेबल पर रखी हुई थी। वह येलो फाइल कहाँ चली गई? उसका लहजा हल्का कड़क था। अर्चना चुपचाप बेड से उतरती है और अलमीरा को खोलकर उसमें से एक येलो कलर की फाइल निकाल कर उसको देते हुए बोलती है, ये रही आपकी फाइल, आपने कल ऐसे ही रख दिया था और हमें लगा कुछ इम्पोर्टेंट फाइल है, इसीलिए हमने उठाकर रख दी। रेदांश अर्चना पर भड़कते हुए बोलता है, आप हमारी चीजों को हाथ मत लगाया करिए, हमारे ऑफिस के कामों से आप दूर रहिए और आइंदा से हमारी किसी भी फाइल को मत छूना। वो बहुत ही गुस्से में अर्चना से ये बात बोलता है और उसके हाथ से लगभग घसीटते हुए उस फाइल को लेकर रूम से बाहर चला जाता है। अर्चना जाते हुए रेदांश को देखकर खुद से ही बोलती है, ये अचानक से इन्हें क्या हो गया? सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक थे, पर अचानक उनका बर्ताव, हमेशा से इनका बर्ताव मुझे समझ ही नहीं आता। कभी उनके मुंह से फूल झड़ते हैं तो कभी उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ अंगारों बोलते हैं। फिर ऊपर की तरफ देखते हुए बोलती है, हे दुर्गा माँ, आपने हमें किस इंसान की बीवी बनाकर फंसा दिया, पता नहीं हम इस इंसान को कैसे झेलेंगे। रेदांश अपने रूम से निकलकर नीचे हॉल की तरफ आता है और लंबे लंबे कदमों से बाहर की तरफ जाने लगता है। उसकी नजर अपने फोन पर थी। उसने सामने से आते हुए विजय को नहीं देखा था। वह भी जैसे भूल जाता है। विजय लगभग नीचे जमीन पर ही धम्म की आवाज के साथ गिर जाता है। वो रेदांश को देखते हुए बोलता है, भाई, आपका ध्यान कहाँ है? आप सामने देखकर चलिए, नहीं तो गिर जाएंगे। रेदांश उसे इग्नोर करके जल्दी से हवेली से बाहर चला जाता है। वही तारा रेदांश को इतनी जल्दी जाते हुए ऊपर से देख रही थी। वो अपने कदम रेदांश के कमरे की तरफ बढ़ा लेती है और कमरे के अंदर चली जाती है। विजय लगभग नीचे जमीन पर ही धम्म की आवाज के साथ गिर जाता है। वो रेदांश को देखते हुए बोलता है, भाई, आपका ध्यान कहाँ है? आप सामने देखकर चलिए, नहीं तो गिर जाएंगे। रेदांश उसे इग्नोर करके जल्दी से हवेली से बाहर चला जाता है। वही तारा रेदांश को इतनी जल्दी जाते हुए ऊपर से देख रही थी। वो अपने कदम रेदांश के कमरे की तरफ बढ़ा लेती है और कमरे के अंदर चली जाती है। तारा ऊपर रेलिंग से लगकर रेदांश को हवेली से बाहर जाते हुए देख रही थी, जो हल्के गुस्से में लग रहा था। तारा अपने कदम सीधे अर्चना के कमरे की तरफ बढ़ा देती है। वह बिना नौकरी सीधा गेट खोलकर कमरे के अंदर चली जाती है। अंदर अर्चना सारा सामान समेट रही थी। अभी थोड़ी देर पहले फैला दिया था। उसने एक फाइल के चक्कर में न जाने कितना सारा सामान नीचे फर्श पर गिरा दिया था और जो अर्चना को साफ करना पड़ रहा था।
अर्चना गेट खुलने की आवाज सुनकर अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखती है, जहां तारा खड़ी हुई थी। अर्चना को सारा सामान उठाकर ड्रॉवर के अंदर रख देती है। अर्चना तारा की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम यहाँ कुछ चाहिए तो तुम्हें? तारा अपना सरनामे हिलाते हुए बोलती है, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए था, पर क्या हम आपके कमरे में नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकती आप हमारे कमरे में? आप हमारी बेटी है, आप जब चाहे जिस वक्त चाहे इस कमरे में आ सकती हैं। अर्चना तारा के हाथों में हाथ रखकर बोलती है। तारा अर्चना से पूछती है, जीजू अभी यहाँ से इतने गुस्से में क्यों गए? क्या हुआ है? आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? अर्चना बोलती है, अरे नहीं बाबा, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। वह कोई फाइल ढूंढ रहे थे तो उन्हें फाइल नहीं मिल रही थी, इसलिए सारा सामान नीचे फर्श पर गिरा कर चले गए और काम का थोड़ा ज्यादा टेंशन है। शायद 2-3 दिन से ऑफिस नहीं गए हैं ना, इस वजह से। वह गुस्सा नहीं है, बस थोड़ा काम की टेंशन है उन्हें। तारा अर्चना को वहां बैठकर बैठा देती है और खुद उसके साइड में आकर बैठते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछती है, दीदी आप खुश हो ना इस शादी से? अर्चना अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, हाँ हम खुश हैं। क्यों खुशी नहीं होंगे? इतना अच्छा तो परिवार है, इतना अच्छा देवर मिला है, इतनी इतनी बड़ी हवेली है और सब इतने अच्छे हैं कि सब हमसे प्यार करते हैं और सारी चीजों के बारे में पूछते हैं। वो भी हमसे प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अर्चना की आंखों में हल्की नमी आ गई थी, जिसे वह जल्दी से छुपा लेती है। तारा उसे देखते हुए बोलती है, दीदी हमसे आप झूठ मत बोलिए, हमें अच्छे से पता है आप खुश नहीं है। अर्चना तारा के पास ही खड़े हो जाती है और दर्द देखते हुए बोलती है, ये तुम कैसी बातें बोल रही हो हमसे? वह बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हमें, अब बस में जताने का तरीका नहीं आता है सबके सामने, लेकिन वह हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, हम जानते हैं। तारा जो अर्चना से कुछ बोलने वाली थी, तभी उनके कानों में देव की आवाज पड़ती है, जो अंदर ही उनके पास आ रहा था। देव अर्चना को देखते हुए बोलता है, भाभी हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अगर आपकी बहन भी यूनिवर्सिटी जा रही हो तो हम उन्हें साथ में ले जाते हैं, क्योंकि आज कोई ड्राइवर नहीं है। देव की बात सुन तारा को गुस्सा आने लगता है। वह हल्के गुस्से में बोलती है, हम आपके साथ क्यों जाएंगे? हम आपके साथ नहीं जाएंगे, और इतनी बड़ी हवेली है आपकी और आप ड्राइवर नहीं रख सकते। इतनी सारी कार लेके बैठे हैं और ड्राइवर रखने में इतनी कंजूसी। तारा के मुंह से कंजूसी वाली बात सुनकर देव की आंखें छोटी हो जाती है। वह अपनी काली गहरी आंखों को छोटी करके तारा को घूरने लगता है। वह तारा को घूरते हुए बोलता है, कंजूसी नहीं है ये, हम महीने में एक बार सारे ड्राइवर को छुट्टी देते हैं और वह आज का दिन ही, इसलिए अगर से तुम्हें यूनिवर्सिटी चलना है तो हमारे साथ ही चलना होगा, नहीं तो घर पर बैठे रहना और हमारा एक भी लेक्चर मिस करना मतलब कि 4 गुना काम बढ़ना। हमने नीचे इंतजार कर रहे हैं, चलो। इतना बोलकर देव वहां से चला जाता है। अर्चना तारा को खोलते हुए बोलती है, ये तुम कैसे बात कर रही थी देव से? वह हमारा देवर होने के साथ साथ तुम्हारे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी है, ऐसे बात करोगे तो अभी जाकर उसे सॉरी बोलो। तारा अर्चना के ऐसे बोलने से झुंझला जाती है। वह चलते हुए ही बोलती है, अच्छा ठीक है, बोल देंगे हम सॉरी, हम अपने कमरे में जाते हैं, पहले यूनिवर्सिटी भी जाना है, वरना पता नहीं आपकी पसंद के देवर और हमारे संग के प्रोफेसर हमें छोड़कर चले गए तो। इतना बोलकर तारा बहुत जल्दी से अर्चना के कमरे से भाग जाती है। अर्चना उसे जाते हुए देख रही थी। वह खुद से ही बोलती है, इस लड़की का क्या होगा, हर वक्त सबसे पंगे लेते रहती है। देव यूनिवर्सिटी में तो हमें इतनी फिक्र नहीं है, वरना पता नहीं हम कैसे हैंडल करते। जादवपुर यूनिवर्सिटी। देव की कार यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में आकर रुकती है। वहां पर और भी स्टूडेंट की कार और प्रोफेसर्स की कार पार्क थी और वही थोड़ा दूर कुछ स्टूडेंट्स आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तारा देव को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। तभी देव उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा सीट में बैठा लेता है और एक बटन दबाता है, जिससे कार के सारे गेट्स लॉक हो जाते हैं। तारा देव को सवालिया नजरों से देव को देख रही थी। देव अपनी सीट बेल्ट निकाल लेता है और तारा की तरफ झुकने लगता है। तारा सीट में पीछे होने लगती है। देव उसकी सीट को एडजस्ट कर देता है, जिससे वह सीट बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। देव अभी भी तारा के ऊपर झुकता ही जा रहा था। तारा को देखिए हरकत बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दी थी। देव तारा की बाजुओं को पकड़ लेता है। उसके हाथ तारा के बाजू में थे, जो कसते ही जा रहे थे। वह अपना चेहरा तारा के चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी भाभी को हमारे भाई के खिलाफ भड़काने की? आइंदा हमारी भाभी के दिमाग में अपनी फालतू की सोच को भरा ना तो तुम्हें सीधा हवेली से उठाकर बाहर फेंक देंगे, समझी तुम? और क्या कह रही थी भाभी से? भाभी खुश नहीं है हमारे भाई के साथ। वह बहुत खुश है हमारे भाई के साथ। तो आइंदा अपने दिमाग में यह फालतू की बकवास मत लाना। देव की आंखें गुस्से से लाल थी। उसको गुस्सा तो तब से आ रहा था जब से वह हवेली से निकला था। उसकी आंखों में शेड्स लगे होने की वजह से उसका वह गुस्सा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब वह गुस्सा सारा तारा के ऊपर दहक रहा था। तारा को अपनी बाजू में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था और देव की पकड़ कसते ही जा रही थी। तारा की आंखों में आंसू आ गए थे। वह रोते हुए बोलती है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें दर्द हो रहा है। लेकिन देव को अपने गुस्से के आगे तारा का दर्द दिख ही नहीं रहा था और न ही उसके वह आंसू दिख रहे थे। वह बस अपने गुस्से में सामने वाले इंसान को जलाना चाहता था, बस में कर देना चाहता था, लेकिन यहाँ कोई उसका दुश्मन नहीं था। यहाँ एक मासूम सी लड़की थी जिसे अभी तकलीफ हो रही थी। तारा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन देव उसे छोड़ ही नहीं रहा था और न ही शांत हो रहा था। वह बस गुस्से में तारा पर अपनी पकड़ मजबूत करे जा रहा था। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तारा के दिमाग में न जाने क्या आता है। वह थोड़ा उठकर देव के होंठ में अपने होंठ रख देती है। देव के सख्त गुस्से से दहकते होंठों से तारा के मुलायम होंठ जा मिलते हैं। तारा धीरे धीरे उसके होठों को किस कर रही थी। देव का गुस्सा अभी भी कम नहीं हो रहा था। तारा की आंखों से अभी भी लगातार आंसू बह रहे थे। तारा अभी भी देव के होंठों किस करे जा रही थी। वह बस उसके होंठों में किस कर रही थी, न ही उसे कर शक कर रही थी और न ही फाइट कर रहे थे। वह बस आराम से उसे किस कर रही थी। देव का गुस्सा अब धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसका गुस्सा पहले से कम हो रहा था और शांत हो रहा था। आज सुबह से तीसरी बार है जब देव और तारा की लिप किस हुई थी। थोड़ी देर बाद तारा देव से अलग होती है। तारा गहरी सांस ले रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें ही उखड़ जाएंगे। वहीं देव भी जल्दी जल्दी सांस ले रहा था। उसके चेहरे में हल्का पसीना आ गया था। ऐसी चलने के बावजूद भी उसके होंठों पर तारा को लिपस्टिक लगी हुई थी, जिसको वही रखे टिश्यू पेपर से साफ करने लगता है। वह उसे लिपस्टिक को साफ करते हुए बोलता है, आज तो हमने मैनेज कर लिया, पर कल आपसे अपनी वही पिंक लिपस्टिक लगाएंगे। उसका टेस्ट अच्छा है पर इसका टेस्ट कुछ खास नहीं है। वह उसकी लिपस्टिक को अच्छे से साफ कर देते हैं और अपने होठों में भी लगी तारा की लिपस्टिक को अपने होठों से साफ कर लेता है। तारा के बाल के बिखर गए थे। उसके बालों को अच्छे से ठीक करता है और उसकी साड़ी के पल्लू को भी उसके कंधे में अच्छे से एडजस्ट कर देता है। वह एक बटन दबाता है जिससे करके सारे गेट जो लॉक थे अब अनलॉक हो जाते हैं। तारा जल्दी से अपना बैग अपने सीने से लगा लेती है और कस के पकड़ लेती है। वह जल्दी से कर का गेट खोलकर सीधी यूनिवर्सिटी के अंदर जाने लगती है। वह बस देव से दूर जाना चाहती थी क्योंकि उसे शर्म भी आ रही थी। उसने बिना देव के बोले उसे किस किया था। दूसरी बार है जब उसने अपना देव की मर्जी के खिलाफ उसे किस किया था। देव बस जाती हुई तारा को देखकर मुस्कुरा रहा था। वही थोड़ी देर दूर कुछ स्टूडेंट्स खड़े थे जो तारा को देव की कार से निकलते हुए देख रहे थे। वह लोग फिर से गॉसिप्स करने लगते हैं। एक लड़की बोलती है, देखो मैंने बोला था ना, देव प्रोफेसर और इस लड़की तारा को कुछ चक्कर चल रहा है। जरूर ये लड़की प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड होगी, तभी तो देखो प्रोफेसर की इतनी महंगी कार में बैठकर आई है। इन गरीब मिडिल क्लास लोगों की यही आदत होती है। खुद तो कुछ काम कर नहीं पाते हैं और बस इन्हें हर वक्त अमीर होने का शॉर्टकट चाहिए होते हैं। बस अमीर लड़कों को फंसाए और उनके पैसों में ऐश करती है। आंशी एंटरप्राइजेस। रिदांश अपने बिल्डिंग के सबसे ऊपर फ्लोर 50वें मंजिल में अपने केबिन में बैठा हुआ था। वह केबिन उसका ही था। वह गुस्से में अपनी चेयर में बैठा था और उसे गोल गोल घूम रहा था। रिदांश उस फाइल को देख रहा था जो वह हवेली से लेकर आया था। बार बार उसे फाइल के पेज को पलटता जा रहा था। उसकी आंखों में कुछ साफ दिख रहा था। उसकी वह ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखें उस वक्त लाल होकर दहक रही थी। उसके सिल्वर बाल उसके माथे में पूरी तरीके से बिखर गए थे। उसके हाथों की नसें उभरने लगी थी। तभी उसके केबिन में अनिरुद्ध आ जाता है। अनिरुद्ध की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सीधा सोकर उठकर यहाँ आ गया है। उसके बाद पूरी तरीके से बिखरे हुए थे। उसकी शर्ट की बटन तो लगे थे लेकिन उसकी शर्ट नहीं इन थी। वह पेंट से बाहर थी। बाजू के भी बटन नहीं लगे थे।
उसने टाई भी टेढ़ी लगाई हुई थी, ढंग से टाई भी नहीं लगाई थी। उसके चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोकर उठने के साथ साथ उसे 50 मंजिल की सीढ़ियों से तय करके इस केबिन तक आया हो। रिदांश गुस्से में अनिरुद्ध को देखते हुए बोलता है, आ गए तुम। हमने तुमसे क्या रिपोर्ट मांगी थी और तुमने हमें क्या रिपोर्ट ला कर दी है? ये सारी की सारी रिपोर्ट आधी है, पूरी रिपोर्ट्स कहाँ है? अनिरुद्ध अपने चेहरे पर आए पसीने को अपनी पेंट की जेब से रुमाल निकाल कर पोंछते हुए रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, सर हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी हमने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। इससे ज्यादा उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कहीं पर भी। उनकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और अस्पताल से भी हम उनकी रिपोर्ट ले आए हैं। वह अपना हाथ आगे करके रिदांश को एक ब्लू कलर की फाइल देते हुए बोलते हैं। वह आगे बोलता है, इससे ज्यादा उनकी इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनकी इन्फॉर्मेशन हाइड कर दिया और जितना वह लोगों को दिखाना चाहता हो इतनी इन्फॉर्मेशन उसने रखी है, अब बाकी की उनकी इन्फॉर्मेशन हाइड करती है। रिदांश उसे कुछ नहीं बोलता और वहां से जाने का इशारा करता है। अनिरुद्ध चुपचाप वहां से चला जाता है क्योंकि रिदांश इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। रिदांश पूरी तरीके दहक रहा था और वह किसी भी वक्त किसी पर भी फट सकता था। अनिरुद्ध ने वहां से जाना ही ठीक समझा। वह चुपचाप वहां से चला जाता है। रिदांश उस ब्लू फाइल को खोलता है। उस फाइल में अच्छी चीजों को पढ़ते हुए खुद से ही बोलता है, नॉट बैड, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो और हमें मिस्ट्री सॉल्व करना बहुत पसंद है। मिस्ट्री सॉल्व करने के बाद जो खुशी मिलती है वह खुशी ही अलग होती है। तुम्हारी मिस्ट्री तो हम सॉल्व करके ही रहेंगे। उसे छुपानी चाहिए, छुपा सके। जब वह राज आंखों में देखकर बाहर आने लगते हैं तो वह राज नहीं बेवकूफी होती है और रिदांश ठाकुर कभी बेवकूफों को अपनी टोली में शामिल नहीं करता। एक अंधेरा कमरा जहां से एक लड़की की चीखने की आवाज आ रही थी। ऐसे लग रहा था उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। वह लड़की लगातार चीखे जा रही थी। उस लड़की की आवाज उसके कमरे से बाहर तक आ रही थी। वही उस कमरे के बाहर एक आदमी जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था। वह वहां रखे सोफे पर किसी महाराज की तरह अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठा था। उसकी आंखों में एक भी इमोशंस नहीं थे। इमोशनलेस आंखों के साथ सामने बस उस कमरे को ही देख रहा था जहां से वह चीखें आ रही थी। वह बस उसका रूम घूरे जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे लड़की की चीज आना थोड़ी कम हो जाते हैं, वह इंसान अपनी जगह छोड़ता है और अपने लंबे कदम उसे कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। एक आदमी उसके आगे जल्दी से आ जाता है और उस कमरे का दरवाजा खोलता है। वह आदमी अपने लंबे कदमों से उस कमरे के अंदर चला जाता है। तभी उसे अंधेरी कमरे में अचानक ही उजाला हो जाता है। वह लड़की जिसकी आंखें बंद होने को थी, अचानक उजाला देखकर उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगते हैं, लेकिन इतनी सारी रोशनी अचानक से दिखने पर अपनी आंखें एक बार कस के बंद कर लेती है और धीरे धीरे दोबारा अपनी आंखें खोलती है। उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उस कमरे में बहुत सारे बिच्छू, चूहे और केकड़े थे जो लगातार उस लड़की के बदन में चल रहे थे। वो बिच्छू, चूहा और केकड़े अभी भी उस लड़की के बदन में चल रहे थे और उसे जख्म दे रहे थे। वो लगातार उसके बदन में चल रहे थे। अभी भी उस लड़की के शरीर में जगह जगह से खून निकल रहा था। वो दर्द से पूरी तरीके से कांप रही थी। उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वो आदमी अपने बगल में खड़े आदमी को कुछ इशारा करता है। वो आदमी वहां पर कुछ गैस छोड़ देता है जिससे वहां जितने भी बिच्छू, चूहा और केकड़े थे सारे मर जाते हैं। वो गैस का धुआं उस कमरे में पूरी तरीके से फैल गया था। धीरे धीरे करके उस गैस का धुआं छट जाता है। वो लड़की अभी भी बेहोश सी उस फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके बदन से जगह जगह से खून रस रहा था। वो बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही थी क्योंकि उन बिच्छू, केकड़ों और चूहों ने सिर्फ उसके बदन को ही जख्मी नहीं किया था, उसके चेहरे तक को जख्मी कर दिया था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत लग रही थी। वो आदमी जिसने मास्क लगाया हुआ था, वो वहां रखी चेयर पर अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखकर बिल्कुल एक महाराजा की तरह बैठ जाता है। वो अपने चेहरे से मास्क अलग करता है। उस आदमी का चेहरा देखकर उस लड़की की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो हकलाते हुए बोलती है, ठाकुर 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 साहब। उस लड़की की आवाज भी ढंग से नहीं निकल रही थी। वो बस हकलाई जा रही थी। उस लड़की की आंखों में डर बैठ जाता है। उसका चेहरा पूरा पसीने से भर जाता है। वो उस लड़की के पास एक बोतल फेंकते हुए बोलता है, तुम्हारे पास खुद को मारने के 2 तरीके हैं, हम तुम्हें चॉइस देते हैं। वैसे तो हम किसी को चॉइस देते नहीं है क्योंकि हमारी जैसे मर्जी होती है,
हम इंसान को वैसे मारते हैं। पर तुम खुशकिस्मत हो जिसे रेदांश ठाकुर चॉइस दे रहा है। या तो तुम ये जहर खाकर मर जाओ या फिर इन कीड़ों के काटने से। तुम्हारी मर्जी है। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को जहर देने का। जब ये जहर तुम्हारे खुद के बदन में जाएगा, फिर तुम तिल तिल करके मारोगी, तो तुम्हें एहसास होगा लोगों को मारने का। तुमने तो हमारी बीवी यानी कि अपनी ठकुराइन को सिर्फ जरा सी बूंद जहर दिया था। लेकिन हम इतने अच्छे नहीं हैं ना कि हम तुम्हें तिल तिल तड़प कर मरने के लिए। तुम्हें उससे ज्यादा तकलीफ होगी ना, इसलिए एक ही बार में ये जहर खाओ और सीधे ऊपर नरक के दर्शन करो जाकर। ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। वो लड़की उस जहर की शीशी को उठा लेती है। उसे उस जहर को पीना काटने से ज्यादा आसान लग रहा था। उसे जहर को पीकर एक ही झटके में मर सकती थी, लेकिन अगर वही कीड़े उसे काटेंगे तो वह तिल तिल करके मरेगी। इसीलिए वो जल्दी से उस जहर की शीशी को खोल लेती है और एक ही सांस में घटक कर पी जाती है। अगले ही पल उस लड़की का हाथ फर्श पर पड़ा हुआ था और उसके हाथ से वो बोतल फिसलकर उस फर्श में टहलने लगती है। उस लड़की के मुंह से झाग निकलने लगी थी। रेदांश कुछ सोचने लगता है। फ्लैशबैक। रेदांश और अर्चना जब अस्पताल में आए थे। रेदांश अर्चना का चेकअप करवाने के बाद उसे उस अस्पताल के बाहर ले आता है। वो और अर्चना दोनों कार में बैठ जाते हैं। तभी रेदांश कुछ याद करते हुए बोलता है, अरे हम तो अपना फोन डॉक्टर के केबिन में ही भूल आए। हम लेकर आते हैं, आप तब तक यहीं बैठ जाइएगा। अर्चना अपना सर हाँ में हिला देती है। रेदांश कार से निकालकर फिर से उस अस्पताल के अंदर आ जाता है और सीधा उस डॉक्टर के केबिन के अंदर चला जाता है। डॉक्टर रेदांश को देखकर बोलती है, बैठिए मिस्टर रेदांश, हमने इसलिए आपकी बीवी के सामने आपको कुछ नहीं बताया था, क्योंकि आपकी बीवी शायद पहले ही डर जाती। इसलिए हमने आपको मैसेज किया हमसे दोबारा मिलने का। रेदांश उस डॉक्टर को देखते हुए बोलता है, आप सीधा सीधा बताएंगे हुआ क्या है हमारी बीवी को। डॉक्टर रेदांश को कुछ रिपोर्टर्स दिखाते हुए बोलती हैं, ये देखिए रिपोर्ट्स, आपकी बीवी को पॉइजन दिया जा रहा है, बिल्कुल स्लो पॉइजन। ये पॉइजन धीरे धीरे करके उनकी बॉडी में इफेक्ट कर रहा है। पहले उन्हें वॉमिटिंग होगी, फिर हल्की वीकनेस आएगी, फिर धीरे धीरे करके वह पैरालाइज होने लगेंगी। पॉइजन इंसान को पैरालाइज कर देता है। रेदांश चौंकते हुए बोलता है, व्हाट, ये आप क्या बोल रही है डॉक्टर। डॉक्टर रेदांश को समझाते हुए बोलती हैं, यस मिस्टर रेदांश, हम ठीक बोल रहे हैं। आपकी वाइफ को पॉइजन दिया जा रहा है। आप ही का घर का कोई है जो आपकी वाइफ को पॉइजन दे रहा है। हो सकता है आपका कोई सर्वेंट हो, तो आपको अपनी बीवी को ख्याल रखना होगा और ये लीजिए इस पॉइजन का एंटीडोट, और वो दवाई की जगह अपनी वाइफ को ये एंटीडोट उनके जूस में मिला करके देना, जिससे ये जल्दी उन पर इफेक्ट करेगा और रिकवर हो पाएगा। रेदांश उस एंटीडोट को डॉक्टर से ले लेता है और उनके केबिन से बाहर चला जाता है। फ्लैशबैक एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी और एनबीस। तारा अपनी क्लास में आती है। उस क्लास में जितने भी लड़के थे एक तक तारा को देखने लगते हैं। तारा आज सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसका ब्लाउज बैकलेस होने के साथ साथ स्लीवलेस भी था। उसने अपने माथे के बीच में एक छोटी सी काली बिंदी लगाई हुई थी और कानों में ऑक्सीडाइज्ड झुमके पहने हुए थे। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती के आगे उसकी क्लास की एक ही लड़की कुछ भी नहीं थी। वो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। गोरी त्वचा और उसमें वह ब्लैक साड़ी, और उसे ब्लैक साड़ी में दिखती उसकी वह कमर, और उस बैकलेस ब्लाउज में दिखती उसकी पीठ। सच में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। एक लड़का उसे देखकर बिल्कुल मदहोश हो गया था। सेक्सी, यह आवाज तारा के पास तो नहीं गई थी, लेकिन उस लड़के के बगल में बैठे आर्यन को उसकी बात सुनकर बहुत तेज गुस्सा आता है। लेकिन वो उस लड़के से कुछ भी नहीं बोलता और गुस्से में अपनी जगह से उठकर तारा के पास जाने लगता है। तारा जाकर मेघा के पास बैठ जाती है। मेघा एक तक तारा को देखने लगती है। तारा उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोलती है, क्या हुआ बेब्स, हमें ऐसा क्यों घूर रही हो। यू आर लुकिंग सो प्रिटी तारा, और हॉट और सेक्सी भी लग रही हो। मेघा हंसते हुए तारा से बोलती है। तारा उसकी बात से उसे चुप करवाते हुए बोलती है, चुप, ऐसा कुछ भी नहीं है, शांति से बैठी रहो और पढ़ाई पर फोकस करो। नेक्स्ट वीक से टेस्ट है, टेस्ट में लटक गई ना तो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें लटका देंगे, सीधा बालकनी से। नहीं नहीं नहीं, बालकनी से नहीं, तुम्हें टेरेस से लटका आएंगे। तुम्हारे भाई उस आर्यन को टेरेस के ऊपर जो होती है ना, वहां पर जहां पर टंकी रखते हैं, वहां से लटकाएंगे। अगर तुम दोनों लटके इस बार टेस्ट में तो। मेघा मुंह बनाकर तारा को देखने लगती है।
तारा मेघा के गले में अपना एक हाथ डालकर बोलती है, बेबस बेबस इतना टेंशन क्यों लेती हो जाएगा ना। अब ऐसा मुंह बनाना बंद करो, क्योंकि मुझे कड़वा करेला बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम ऐसे करेले जैसे मुंह बनाओगी तो कैसे चलेगा। मेघा तारा की बात पर मुस्कुराने लगती है। तभी वहां पर आर्यन आ जाता है और तारा के बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है और उसे घूरने लगता है। तारा उसकी ऐसी घूरती नजरों को खुद पर महसूस कर बोलती है, अब तुम्हें क्या हुआ है, हमें घूरना बंद करो। हमें पता है हम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं आज, तो तुम हमें ऐसे घूर कर नजर मत लगाओ। वैसे भी तुम्हारी नजर हमें लगेगी नहीं, हमारी दीदी ने हमें काला टीका जो लगाया है और हमने तुम जैसे लोगों की नजर से बचने के लिए ब्लैक साड़ी जो पहनी है। आर्यन तारा के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम ये साड़ी पहनकर क्यों आए हो? आइंदा से तुम साड़ी पहनकर यूनिवर्सिटी नहीं आओगी। तारा आर्यन की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोलती है, क्यों क्यों हम साड़ी पहनकर नहीं आए यूनिवर्सिटी? हमारी मर्जी, हमारा जैसा मन करेगा वैसे कपड़े पहनने का, हम वैसे कपड़े पहन के आएंगे और ये ज्यादा पजेसिवनेस वाली और इनसिक्योरिटी वाली चीजें हमारे साथ मत करना, हमें ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आर्यन उस पर भड़कते हुए बोलता है, हमने तुमसे एक बार बोल दिया ना कि तुम अभी साड़ियां पहनकर यूनिवर्सिटी नहीं आओगी, तो मतलब नहीं आओगी। तारा भी उसको उसी की टोन में जवाब देते हुए बोलती है, हम यूनिवर्सिटी साड़ी ही पहन कर आएंगे, अब हमें साड़ियां पसंद है और हम यही पहनेंगे और तुम होते कौन हो हमारे ऊपर ऐसे ऑर्डर झाड़ने वाले? हमारी दीदी ने तो हमें मना नहीं किया यूनिवर्सिटी साड़ी पहन के आने के लिए, तो तुम कौन होते हो हमें मना करने वाले और ऐसा बोलने वाले? दोस्त हो हमारे, तो हमारे दोस्त बनकर रहो। ज्यादा हमारे सर पर मत चढ़ना, वरना हमारा अगर दिमाग खराब किया ना, ये जो दोस्ती है ना, इसे तोड़ने में हमें पल भर भी नहीं लगेगा। मेघा भी आर्यन पर भड़कते हुए बोलती है, आर्यन तुम पागल हो गए हो, ये कैसी बातें कर रहे हो? उससे उसकी मर्जी उसकी मन, उसे जो पहन के आना है वह पहन करके आएगी। क्यों इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो तुम? और ऐसे ओवर रिएक्ट करना बंद करो, चुपचाप से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, प्रोफेसर आने वाले होंगे, नहीं तो फालतू का तुम्हें चिल्ला देंगे। आर्यन, जो अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था, न ही वो मेघा की बात सुन रहा था न ही तारा की, बस लगातार तारा को देखे जा रहा था। तभी वहां पर देव आ जाता है। देव को देखकर सारे स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। देव उन्हें बैठने का बोलता है। देव को देखकर तारा के गाल लाल हो जाते हैं। तारा बिना देव को देखे सीधे अपनी निगाहें नीचे अपनी कॉपी पर किए हुए थी। वही देव, जो सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, उसकी नजर बार बार तारा पर जा रही थी। शाम का वक्त, आंशी एंटरप्राइजेस, रेदांश, जो अपने केबिन में बैठा हुआ कुछ फाइल पढ़ रहा था। उसके आसपास 4-5 फाइल रखी हुई थी। वो उन फाइलों में डूबा हुआ था। तभी उसके केबिन में कोई नॉक करता है। रेदांश बिना दरवाजे की तरफ देखे अपनी कड़क आवाज में बोलता है, कम इन। उसके केबिन का दरवाजा खोलकर अनिरुद्ध अंदर आता है। अंदर आकर वो सीधा रेदांश के सामने खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में 2 फाइल थी, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। वो रेदांश की तरफ उस फाइल को बढ़ाते हुए बोलता है, सर आपका शक बिल्कुल सही था, वो वही है, मैं अभी हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स लेकर आ रहा हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसा आपने सोचा था वैसा ही निकला, वो वही है। अनिरुद्ध की बात सुनकर रेदांश, जो अपनी फाइल में डूबा हुआ था, वो अपनी निगाहें ऊपर करके देखता है। उसकी वो ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखें अब पूरी तरीके से लाल हो गई थी। उसकी हाथों की नसें उभरने लगी थी। वो गुस्से से पूरे तरीके से कांप रहा था। उसका गुस्सा देखकर एक पल के लिए अनिरुद्ध भी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि अनिरुद्ध ने भी आज तक रेदांश को इतने गुस्से में नहीं देखा था। रेदांश उस समय पूरी तरीके से कांप रहा था। वो उस फाइल को उठा लेता है और उस फाइल को जल्दी जल्दी करके खोलता है और देखता है। दोनों ही फाइल्स को देखकर उसकी आंखों में अलग ही इमोशन थे। उसकी आंखों में देखकर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है। एक तरफ उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था, तो अगले ही पल उसकी आंखों में कुछ अलग ही दिखता था। वो अपनी जगह से उठता है और उन फाइल्स को लेकर अपने कैबिनेट अटैच रूम के अंदर चला जाता है। वो उसी रूम के अंदर बने एक लॉकर में उस फाइल को लगता है और सीधे अपने केबिन से चला जाता है। अनिरुद्ध भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो ऑफिस की पर्सनल लिफ्ट से नीचे पार्किंग एरिया की तरफ आ जाता है और अपनी कार में बैठकर अपनी कार को फुल स्पीड में चला देता है। उसकी कार हवा की रफ्तार में चलने लगती है, जैसे वो हवाओं से ही बातें कर रही हो और उड़ती हुई अपनी मंजिल का सफर तय कर रही हो।
थोड़ी देर बाद रेदांश की गाड़ी ठाकुर हवेली में आकर रुकती है। इस वक्त ठाकुर हवेली में कोई भी नहीं था। तारा अपनी दोस्त मेघा के साथ डांस कंपटीशन की रिहर्सल कर रही थी और देव अपने दोस्त विजय के साथ कहीं बाहर गया था। उदय ठाकुर अपने कमरे में आराम कर रहे थे और सर्विस अपने अपने काम में लगे हुए थे। रेदांश अपने लंबे कदमों से हवेली के अंदर आता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। वो अपने कदम लंबे लंबे रख रहा था। वो जल्दी ही अपने कमरे के पास पहुंच जाता है। वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर सीधे कमरे के अंदर चला जाता है, जहां अर्चना आराम से बेड पर लेटी हुई थी। दरवाजे खुलने की आवाज सुनकर अर्चना एकदम से उठ जाती है और सामने देखने लगती है, जहां रेदांश गुस्से में उसे ही देख रहा था। उसकी वह ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखें गुस्से से लाल थी और सिर्फ अर्चना को ही घूरे जा रही थी। अर्चना अपनी क्रिश्चियन ब्लू आईज से एक तक रेदांश को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेदांश को क्या हो गया है। वो अचानक से उसे क्यों घूर रहा है और इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गया। रेदांश गुस्से में अपने लंबे कदमों से अर्चना के पास आता है और उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे दोबारा बेड पर लेटा देता है। रेदांश की पकड़ अर्चना के ऊपर बहुत कस गई थी। अर्चना को अपनी बाजू में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रेदांश को हुआ क्या है। रेदांश गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, बहुत शौक है ना तुम्हें रेदांश ठाकुर को धोखा देने का, लेकिन अफसोस हमें तुम्हारा ये धोखा पता चल गया और शायद आपको ये बात पता नहीं है कि रेदांश ठाकुर को धोखे और धोखेबाजों से सख्त नफरत है। रेदांश ठाकुर की अदालत में धोखे की सजा सिर्फ मौत है। तुम तो हमारी बीवी हो ना, और हम अपनी बीवी को मौत तो नहीं दे सकते, लेकिन मौत से भी बदतर सजा जरूर दे सकते हैं।